तो एज ए लैंग्वेज आपका एसक्यूएल कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो एसक्यूएल मतलब क्या है, आपको पता है कि आप कुछ तो क्वेरीज लिखते हो, उस क्वेरीज से आपको आउटपुट जनरेट होके आ जाता है, कुछ कंडीशन लिखते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल करते हो, उसी में वेयर क्लॉज ऐड करते हो, डिफरेंट डिफरेंट जॉइंस लगाते हो, और आपका जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो आपको डिस्प्ले हो जाता है। ये सब जो आप यूज कर रहे हो ना, दैट इज नथिंग बट ऑलरेडी कुछ तो डेटा सेव है, और उस डेटा को फेच करने के लिए मुझे कुछ तो टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है। डायरेक्टली तो नहीं आ जाएगी, डायरेक्टली मैंने उस टेक्नोलॉजी मतलब उस डेटा को मैंने डायरेक्टली कॉल कर दिया और वो मुझे डिस्प्ले हो गई, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। आपको उस लैंग्वेज को, आपको उस डेटा को फेच करने के लिए कुछ तो टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, दैट इज नथिंग बट योर एसक्यूएल। आपने एसक्यूएल यूज किया फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस फ्रॉम डेटाबेस। बट ये कहाँ तो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, डायरेक्टली तो ऐसा नहीं होगा ना कि आपने लैंग्वेज सीखी, उस लैंग्वेज से आपको कुछ तो आउटपुट जनरेट होके मिला, बट ये कहाँ तो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो एसक्यूएल इज योर टेक्नोलॉजी बट योर ईटीएल इज योर इम्प्लीमेंटेशन। कि ये जो कहाँ तो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, वो कौन से बेसिस पे इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, आपकी ईटीएल की प्लेटफॉर्म में इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो एक वन लाइन कैन से योर एसक्यूएल लैंग्वेज इज योर टेक्नोलॉजी एंड योर ईटीएल इज योर इम्प्लीमेंटेशन। मतलब जो लैंग्वेज आपने सीखी, जब हमेशा आपने क्या किया, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया, बाद में कुछ भी एक वेयर क्लॉज करके लाइक ऑपरेटर परफॉर्म किया, ज्वाइन किया, कॉन्केटिनेशन किया, हर बार मुझे आपने पूछा था कि इसका एक्चुअल यूज क्या है करके। इसका यूज आपने खाली लैंग्वेज पढ़ी अभी, लेकिन इसका जो ऑलरेडी एक्चुअल यूज जो आपको करना है वो कहाँ पे करना है, ईटीएल पे करना है। ईटीएल पे करना है मतलब ईटीएल इज योर इम्प्लीमेंटेशन है, और जिसकी टेक्नोलॉजी जो आप यूज करने वाले हो वो एसक्यूएल है। तो अगर आपको ईटीएल एक अच्छे से गो थ्रू करना है तो रिक्वायर्ड कि आपका एसक्यूएल अच्छा ही होना चाहिए। अगर आपका एसक्यूएल अच्छा है, क्वेरीज आप अच्छे से लिख सकते हो, तो ईटीएल कुछ भी हार्ड नहीं, कुछ भी मतलब कुछ भी हार्ड। ईटीएल फुल फॉर्म? हाँ हाँ, रुको बताती हूँ। ठीक है, ये आपका ईटीएल। हेलो मैम। हेलो बोलो। मैम, some people are waiting in lobby. अभी तो कोई नहीं है। वो डायरेक्टली हो जाता है, मैंने ऑटो एडमिट करके रखा है। ठीक है, ये आपका ईटीएल है। ईटीएल का फुल फॉर्म क्या है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। फुल फॉर्म क्या है इसका, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। मतलब क्या, एक्सट्रैक्ट मतलब क्या, सिंपल वी कैन से रीड ऑपरेशन। सिंपल मतलब एक, ये टेक्निकल लैंग्वेज छोड़ दो, आप क्या कर रहे हो, कुछ तो आपका डेटा फ्रॉम एक लोकेशन टू सेकेंड लोकेशन पे ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, कुछ भी ये टेक्निकल डेटा वगैरह सब छोड़ दो। कुछ भी आपका एक लगेज ले लो, आप क्या कर रहे हो, एक लोकेशन टू अनदर लोकेशन वो ट्रांसफर कर रहे हो। सिंपल जो प्रोसेस आप लोग करते हो, फिर वो डेटा हो, लगेज हो, कुछ भी हो, एक परफॉर्म जो ऑपरेशन आप करते हो, क्या करते हो कि यहाँ से मतलब जो लोकेशन वन है, यहाँ से आपका लगेज उठाना, दैट इज नथिंग बट यूर रीड ऑपरेशन। मतलब सोर्स सिस्टम जो आपकी है, सोर्स डेटाबेस जो आपका है, वहां से कुछ तो डेटा पिक करना। विदाउट पिक तो आप लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो ये जो पिक करना रहता है, ये आपका फर्स्ट ऑपरेशन हो गया। बाद में सेकेंड ऑपरेशन क्या होगा, फर्स्ट जहां से पिक किया है वो टारगेट लोकेशन तक ट्रांसफर करना, मतलब उसकी जर्नी जो है, उसका कम्युनिकेशन जो है फ्रॉम सोर्स सिस्टम टू टारगेट सिस्टम, ये आपका हो गया ट्रांसफॉर्म, मतलब आपकी जर्नी हो गई। और जो लगेज है वो आपको बी लोकेशन पे मतलब टारगेट लोकेशन पे पुट करना है, उसका मतलब क्या होता है, लोड करना है।
फिर वो लगेज हो गया, डेटा हो गया, कुछ भी हो गया। उसकी एक जर्नी क्या है, आपको आपका लगेज उठाना है, आपका लगेज आपको जर्नी करना है उस लगेज के साथ, और वो लगेज जो है वो टारगेट सिस्टम में मतलब बी लोकेशन पे आपको वो रखना है। दैट इज नथिंग बट योर ईटीएल। ईटीएल में क्या है, एक्सट्रैक्ट मतलब क्या, कि जो कुछ सोर्स सिस्टम में डेटा है वो फेच करना है आपको। अलग अलग सोर्स सिस्टम यहाँ पे होंगे, कुछ एक ही टाइप की सोर्स सिस्टम बिल्कुल नहीं होगी कि ठीक है मान लो कि एक्सेल तो एक्सेल ही है करके, यहाँ पे कुछ भी सोर्स सिस्टम हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सोर्स सिस्टम में डेटा पिक करना है, मतलब रीड करना है। बाद में पिक करना मतलब क्या, लगेज है इसलिए पिक कर रहे हो, डेटा कैसे पिक करोगे। तो इसका एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है कि डेटा आपको रीड करना है। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या, कि फ्रॉम ए लोकेशन टू बी लोकेशन उसको ट्रांसफॉर्म करना है। और बाद में लोड मतलब क्या करना है, राइट करना है। राइट करना मतलब क्या, कि बी लोकेशन पे वो लोड करना है। डायरेक्टली तो नहीं लोड हो जाएगा, आपको आपका लगेज वहां पे पुट करना पड़ेगा, मतलब ही आप लोड कर रहे हो। दैट इज नथिंग बट योर टोटल ईटीएल जर्नी। जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो बाद में दिखेगी क्या एक्चुअली करना है करके, लेकिन आपको वही करना है, रीड ट्रांसफॉर्म एंड लोड, मतलब ही एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। दैट इज नथिंग बट ईटीएल। तो ये जो आप कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो बताती हूँ मैं आज के लेक्चर में, खाली जस्ट इंट्रोडक्शन ही रहने वाली हूँ, ईटीएल क्या होता है वगैरह। तो सपोज मान के चलो कि आप क्या कर रहे हो कि एक कुछ तो फेसबुक नहीं तो अमेजोन का पेज है, उसका यूआई जो फील्ड है वो आप फिल कर रहे हो। यूआई फिल कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो आप, कि आपका नाम हो, सरनेम हो, मोबाइल नंबर हो, जो कुछ टेस्टिंग रिलेटेड डेटा है वो आप क्या कर रहे हो, वन बाय वन फिल कर रहे हो। आपका हो गया। सपोज आपने अमेजोन पे कुछ तो ऑर्डर कर लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अमेजोन पे ऑर्डर कर लिया क्या, अमेजोन पे ऑर्डर करने के लिए आपने एक प्रोसेस कर दी कि मैंने लॉगिन कर दिया, कुछ तो एक प्रोडक्ट सर्च कर दिया। प्रोडक्ट सर्च करने के बाद मैंने क्या किया, डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर दिया। वो जो ऑर्डर जब मैंने प्लेस किया, हेलो क्या हुआ, अरे बोलो तो। तो ये ऑर्डर प्लेस होने के बाद एक ऑर्डर आईडी आपको जनरेट हो गया। कुछ तो होता है ना, परचेस आईडी, ऑर्डर आईडी, कुछ तो जनरेट हो गया। ये मैं किस रिगार्डिंग बोल रही हूँ, कि सपोज आप एक अमेजोन के टेस्टर हो, यूआई में मतलब एक एंड यूजर के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ। आपने क्या किया, आप एक अमेजोन के टेस्ट यूजर हो, टेस्ट इंजीनियर हो, उस हिसाब से आपने क्या किया, आपने देखा कि ऑर्डर आईडी कैसे जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है कि आपने अमेजोन पे लॉगिन किया, ऑर्डर जनरेट किया, फिर मेरा पूजा बोलो क्या प्रॉब्लम है, आवाज नहीं येत आहे. सबको आ रही है आवाज। Yes. Yes, ma'am. Yes, yes. आवाज आ रही है. Yes, you're audible. Yes, ma'am. पूजा आपका नेटवर्क कनेक्शन प्लीज चेक करो। तो आपने क्या किया, एज आप टेस्टर हो, आपने ऑर्डर आईडी कैसे जनरेट होता है ये आपने देखा। मतलब आपने फर्स्ट स्टेप जो की वो क्या किया, आपने यूआई टेस्टिंग कर लिया। यूआई टेस्टिंग मतलब क्या किया आपने, आपको समझ में आया कि एज ए एंड यूजर को क्या क्या करना पड़ता है, एक ऑर्डर परचेस करने के लिए क्या क्या टोटल प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है, स्टेप्स फॉलो करते हैं। सेम प्रोसेस आपने पहले करके देखी कि ठीक है मैं अगर ये कर रही हूँ, लॉगिन कर रही हूँ, लॉगिन हो रहा है, कुछ ऑर्डर सर्च कर रही हूँ, कुछ प्रोडक्ट सर्च कर रही हूँ, मोबाइल मैंने सर्च किया तो वो सर्च हो रहा है। बाद में मैंने वो सर्च करने के बाद ऐड टू कार्ट किया, वो ऐड टू कार्ट हो गया। जब मैंने ऐड टू कार्ट किया तो मैंने परचेस के लिए ऑर्डर परचेस हो गया, फिर मैंने अमाउंट वगैरह सब फिल किया, एड्रेस फिल किया। एंड यूजर जो जो कुछ करेगा वो आपने पहले करके देखा, क्योंकि वो एज अ पार्ट ऑफ टेस्टिंग है ऑब्वियसली। तो आपने ये सब ऑलरेडी करके देखा होगा। इट इज नथिंग बट योर यूआई टेस्टिंग। आपका ऑर्डर आईडी जनरेट हो गया, ठीक है। सपोज एक ऑर्डर आईडी होगा आपका 2345, ये आपका ऑर्डर आईडी जनरेट हो गया। आपके पास
डेटाबेस रिलेटेड सब कुछ इंफॉर्मेशन है कि ये अमेजोन का जो डेटा है वो कौन से टेबल में जाके सेव होना है। आपको टेबल क्रिएट करना है क्या? नो। खाली आपने देखा है कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल बिकॉज यू हैव टू प्रैक्टिस, लेकिन इन रियल प्रैक्टिस आपको कोई टेबल क्रिएट नहीं करना, कोई इंसर्ट वैल्यूज नहीं करने, कोई अपडेट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आपको ओनली एंड ओनली सिलेक्ट स्टेटमेंट रन करना है। बाकी एज ए टेस्टर, एज ए डेटाबेस टेस्टर, एज ए ETL टेस्टर, आपको बाकी किसी भी स्टेटमेंट का एक्सेस नहीं रहता। एक 90% तो एक्सेस नहीं रहता। तो आपको क्या करना है, आपके पास अभी टेबल ऑलरेडी है कि ये अमेजोन के रिलेटेड टेबल है। आपने क्या किया, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द टेबल किया वेयर ऑर्डर नंबर इज इक्वल टू 2345। सिंपल। जब आपने किया तब आपको रिजल्ट नीचे डिस्प्ले हो जाएगा ऑब्वियसली। उसमें क्या हो जाता है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आपने कब लॉगिन किया, लॉगिन का आईडी क्या है, बाद में परचेस कितने तारीख को किया, कितने टाइम को किया, क्या ऑर्डर परचेस की, आपका वो ऑर्डर नंबर क्या है, बाद में एड्रेस आपने क्या फिल किया। मतलब जो कोई इंफॉर्मेशन आपने यूआई पे फिल किए, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे डिस्प्ले होने वाली है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले होने। दैट इज नथिंग बट योर डेटाबेस टेस्टिंग। आपने जो अभी तक एसक्यूएल पढ़ा वो क्या पढ़ा? जब आपका कोई भी डेटा एक यूआई का ऑपरेशन फिल होने के बाद वो बैकएंड में मूव हो जाता है डेटा, फ्रंट एंड में आप ऑपरेशन करते हो, दैट इज नथिंग बट योर यूआई टेस्टिंग। और उसका बैकएंड कहाँ पे पड़ता है? डेटाबेस पे। तो आप जो वहां पे टेस्टिंग करोगे दैट इज नथिंग बट योर डेटाबेस टेस्टिंग। वो आपको पता है अभी व्हाट इज मीन बाय डेटाबेस टेस्टिंग, आपको कैसे करना है वो भी पता है क्योंकि आपको अभी एसक्यूएल पता है। तो डायरेक्टली जब आपने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम किया तो आपको क्या मिल गया कि आपने जितनी जितनी ऑर्डर अभी परचेस किए, क्या क्या परचेस किया, सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। क्यों? क्योंकि वो ऑर्डर आईडी जो है उसमें सब कुछ सेव है, सब कुछ सेव है उसमें। ठीक है, यहां तक हो गया आपका यूआई प्लस डेटाबेस। अभी आप क्या करोगे, वही डेटा वहां से पिक करोगे, उस डेटा पे कुछ अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, फिर उसका कॉन्केटेनेशन हो जाएगा, कुछ कुछ भी हो जाएगा, कुछ तो ऑपरेशन परफॉर्म करोगे और वो डेटा कहाँ तो लोड करोगे। आप बोलोगे क्या मतलब नेसेसिटी क्या है, वो मैं बाद में बताती हूँ कि वन बाय वन एडवांटेजेस क्या है इसके। लेकिन प्रोसेस बता रही कि क्या करना है। क्या प्रोसेस करोगे? अब आपके डेटाबेस में भी डेटा है, ऑब्वियसली डेटा आ गया। आपने उस डेटा को रीड किया, एक्सट्रैक्ट किया, बाद में आपने उस डेटा के रिलेटेड कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया, मतलब आपने वो डेटा ट्रांसफॉर्म कर दिया, और लास्ट में आपने कहाँ तो जाके वो डेटा लोड कर दिया, मतलब टारगेट सिस्टम में डेटा आपने वो लोड कर दिया। मतलब आपने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया? ETL ऑपरेशन परफॉर्म किया। और वो जो डेटा आपने कहाँ तो जाके लोड किया है, मतलब आपका जो टारगेट सिस्टम है, आपका जो बी लोकेशन है, कुछ भी बोल सकते हो, दैट इज नथिंग बट योर डेटा वेयर हाउस। हाउस किसको बोला? इसलिए तो बोला कि आपका डेटा कहाँ तो जाके रह रहा है, लोड हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं डेटा वेयर हाउस। तो ये जो डेटा वेयर हाउस में डेटा आ गया, फिर आपके पास अलग अलग टेबल हो गए। ऐसा कोई नहीं है कि डेटाबेस में जो टेबल है उसका नाम सपोज अमेजोन है, आपने किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अमेजोन वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस, ये आपने डेटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म किया। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि जब डेटा वेयर हाउस में जाओगे तो सेम नेम विल बी कंटिन्यू, मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अमेजोन ही करना पड़ेगा, उसमें कुछ तो अलग अलग नेमिंग होगा, तो आपको ऑपरेशन वही परफॉर्म करना है। लेकिन आपका जो डेटा वहां पे जाएगा ना, वो टोटल सॉर्टेड डेटा जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा डेटा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो एक आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर ऑर्डर नंबर इज इक्वल टू करते हो, तो आपको मोर देन 25, 35, कभी कभी ना 70, 100 भी कॉलम्स रहते हैं एक एक टेबल में, जो कोई आपके रिक्वायरमेंट ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो कोई सिंगल क्लिक आप करोगे यूआई पे, सिंगल क्लिक, हाँ मैंने ये टिक किया, वो हेलो अनटिक मैम। किया। हाँ मैम, स्क्रीन आप दिखा रही हो क्या? नहीं नहीं नहीं, वो ऑटो एडमिट हो रहा है इसलिए मैंने यही ओपन करके रखा। ओके। तो सिंगल क्लिक जो आप करोगे यूआई पे, वो सिंगल क्लिक भी वहां पे आपको डेटाबेस में रिफ्लेक्ट होके आ रही है। इसीलिए डेटाबेस में बहुत सारे कॉलम्स रहते हैं, बहुत मतलब इन रियल प्रैक्टिस जब आप कंपनी में वर्क करोगे तो एक 4 कॉलम 5 कॉलम ऐसे कभी भी नहीं होते,
मिनिमम 20 पे, मिनिमम 30 बोल रही हूँ मैं, मिनिमम इतने सारे कॉलम्स रहते हैं जो कि आपको नेसेसरी नहीं है कि क्या आप लोग करोगे इतने सारे कॉलम का। इतना टेस्टिंग आपको डेटाबेस में नहीं करना रहता है। आपको मेन मेन सब चेक करना रहता है कि हाँ बाबा आईडी मैंने ये डाला था वो यहाँ पे करेक्ट है या नहीं, मैंने लोकेशन ये डाला था यहाँ पे लोकेशन करेक्ट है नहीं। इतना छोटा छोटा जो मैंने यहाँ पे टिक किया वहां पे अनटिक किया, इतना कुछ टेस्टिंग नहीं करना पड़ती। तो जो डेटाबेस में आपका डेटा आ गया वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आ गया, लेकिन इतना डेटा तो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड है। तो आपने क्या किया, उतना ही डेटा पिक किया, कुछ तो ऑपरेशन परफॉर्म किया और वो डेटा टारगेट सिस्टम में लोड कर दिया। और वो जब टारगेट सिस्टम है दैट इज नथिंग बट योर डेटा वेयरहाउस। तो आपका अभी तीनों टेस्टिंग कंप्लीट हो गया, यूआई टेस्टिंग भी कंप्लीट होगी, बाद में आपकी डेटाबेस टेस्टिंग भी कंप्लीट होगी एंड आपकी डेटा वेयरहाउस टेस्टिंग भी कंप्लीट होगी। क्योंकि डेटा वेयरहाउस टेस्टिंग में और क्या करना है, सेम वही करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेबल नेम वेयर यूर जो कुछ वहां पे ऑर्डर रेडी होगा, नहीं तो कुछ भी होगा। वो सब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो होता है ना, जो बीए प्रोवाइड करता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब कोई ऑर्डर जनरेट होती है, ऑर्डर जनरेट मतलब कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटी स्टार्ट होती है, तब बीए क्या करता है, कुछ तो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है, दैट इज नथिंग बट योर एसआरएस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है। उस डॉक्यूमेंट में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, कंप्लीट टेबल क्या होगा, टेबल कैसे होगा, मतलब जो आप ये करते हो ना क्रिएट टेबल आपने सीखा है। तो जब बीए वो डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है उसमें क्लियरली मेंशन होता है, जैसे कि वो क्या मेंशन करके देगा भी आपको कि सपोज एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है, तो यहाँ पे वो मेंशन कर देगा टेबल नेम एम्प्लॉय होना चाहिए, बाद में कॉलम नेम क्या क्या रहना चाहिए वो यहाँ पे मेंशन कर देगा, जैसे कि आईडी हो, नेम हो, सरनेम हो, मोबाइल नंबर हो, एज हो, सैलरी हो, डिपार्टमेंट हो, जो कुछ कॉलम नेम यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे मेंशन कर देगा विद इट्स डेटा टाइप ऑल्सो, कि आईडी भी हो फिर भी वर्कर डेटा टाइप यूज करो। अगर उसने यहाँ पे मेंशन किया है कि आईडी के लिए वर्कर डेटा टाइप यूज करना है करके, तो बीए वापस उसको मेल नहीं करेगा, नहीं तो नहीं क्वेश्चन पूछेगा कि आपने आईडी के लिए वर्कर डेटा टाइप यूज किया क्यों किया करके। एक बार बीए ने बोल दिया ये यूज करना है वही यूज करना है डेवलपर को। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉलम नेम मेंशन हो गए विथ इट्स डेटा टाइप विथ इट्स डेटा लेंथ आल्सो, वो भी बीए ही डिसाइड करता है, डेवलपर कभी भी डिसाइड नहीं करता। डेवलपर खाली क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसको कोडिंग करना, बस इतना ही काम है। खुद का दिमाग वो कभी भी नहीं लगाएगा कि यही क्यों करना है वही क्यों करना है। एक बार बीए ने बोल दिया क्रिएट टेबल करना है जिसका नाम एम्प्लॉय होना चाहिए, जिसमें ये 5 कॉलम रहने चाहिए, उसके ये डेटा टाइप चाहिए और डेटा टाइप के साथ उसकी ये डेटा लेंथ चाहिए, हो गया उसका टेबल क्रिएट। रिकॉर्ड कितने चाहिए, 15 रिकॉर्ड चाहिए, उसने 15 रिकॉर्ड ऐड कर दिया। कोडिंग मतलब क्या करने वाला है, यही तो करने वाला है, वो टेबल आपने क्रिएट कर दिया। आपका एज ए टेस्टर काम क्या है, मतलब मैं एक सिंपल प्रोसेस बता रही हूँ, इतनी सिंपल प्रोसेस नहीं होगी लेकिन मैं एक सिंपल प्रोसेस बता, आपका एज ए टेस्टर काम क्या है, आपको वेरीफाई क्या करना है, वही वेरीफाई करना है, टेबल का नाम देखो एम्प्लॉय है क्या नहीं, सेकेंड टेबल के कॉलम जो जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में दिए कि मुझे ये 5 कॉलम चाहिए, वो पांचों के पांचों कॉलम ऐड हो गए क्या नहीं वो देखो, बाद में उसके डेटा टाइप चेंज करो, उसके डेटा लेंथ चेक करो। एज अ टेस्टर आपका काम का मतलब ये आपकी एक जर्नी होगी कि बीए ने डॉक्यूमेंट में क्रिएट टेबल क्या होना चाहिए वो दिया, डेवलपर ने वो टेबल क्रिएट कर दिया और टेस्ट एज अ टेस्टर आपने वो टेबल टेस्ट कर दिया। एक ही कंप्लीट उसका फ्लो हो गया कंप्लीट। तो जब ये ईटीएल ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये जो ट्रांसफॉर्म जो है ना, ट्रांसफॉर्म ईटीएल का जो ट्रांसफॉर्म है, इसका जो लॉजिक लिखेगा वो भी कंप्लीट डेवलपर लिखने वाला है। आपको वहां पे कुछ भी खुद का दिमाग नहीं लगाना, आपको खाली वहां पे जाके टेस्ट करना है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक डेवलपर ने यूज किया वो करेक्ट अप्लाई हुआ या नहीं। अगर उसने कॉन्केटिनेशन किया है सपोज, तो वहां पे जब डेटा वेयरहाउस में आपका डेटा हो गया, वो कॉन्केट करके एक ही कॉलम में डिस्प्ले हो गया क्या नहीं। कॉन्केटिनेशन मतलब क्या कर रहे हो आप, कि 2-3 अलग अलग कॉलम क्या कर रहे हो एक साथ ला रहे हो,
तो आपने क्या टेस्ट किया कि जब ये डेटा डेटा वेयर हाउस में आ गया तब एक ही कॉलम में आ गया क्या नहीं, मतलब आपका कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल हो गया। तो आपका एज ए ETL टेस्टर क्या करना है, यही तो करना है। ये आपका एक ETL का जस्ट फ्लो है, कैसे करना है वही आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो अलग अलग एक डेटाबेस, वी कैन से अलग डेटाबेस नहीं तो सर्विसेज बोल सकते हो। एक होता है ट्रांजैक्शनल सर्विसेज और एक होता है एनालिटिकल सर्विसेज। सेम आप लोग ट्रांजैक्शनल डेटाबेस भी बोल सकते हो, एनालिटिकल डेटाबेस भी बोल सकते हो, लेकिन अभी के लिए डेटाबेस सर्विसेज छोड़ो, खाली एक वर्ड याद रखो, दैट इज नथिंग बट योर ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल मतलब क्या होता है, देखो कि आप अलग अलग जो एप्लीकेशंस यूज करते हो मार्केट में, जो कोई एप्लीकेशन अवेलेबल है, फिर कुछ भी मतलब कुछ भी ले लो, Amazon ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, व्हाट्सएप ले लो, फेसबुक ले लो, बाद में जो आप लोग गेमिंग के लिए खेलते हो ना पबजी वगैरह, वो ले लो। आपकी प्रोसेस क्या रहती है, वो एप्लीकेशन सर्च करो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन सर्च करने के बाद वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करो और वो एप्लीकेशन यूज करो। ये आपकी एक ओवरऑल जर्नी है। ये जर्नी जब आप डन करते हो तो उसका एक रेवेन्यू जनरेट होता है। रेवेन्यू मतलब क्या, अमाउंट कुछ तो जनरेट होती है, वो किसको मिलती है, जिसने वो एप्लीकेशन क्रिएट किया, डिजाइन किया, ऑब्वियसली उसको मिलेगी, थोड़ी ना आपको मिलेगी। तो जिसने, सपोज ये व्हाट्सएप का मान लो, नहीं तो एक सिंपल अमेजोन का ले लो, नहीं तो गूगल पे का ले लो। आपने क्या किया, गूगल पे क्या किया, इंस्टॉल किया प्ले स्टोर से, इंस्टॉल करने के बाद आपने कुछ तो ट्रांजैक्शन कर दी। आपको ये कैसे मिल रहा है, मतलब आपने जब इंस्टॉल किया तो आपको वो फ्रीली अवेलेबल हो गया, थोड़ी ना आपने उसके लिए कुछ तो अमाउंट पे किया। कुछ भी Amazon ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, व्हाट्सएप ले लो, कुछ भी जब एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यूज कर रहे हो, आपका थोड़ा डेटा जा रहा है, अमाउंट थोड़ी ना जा रही है, आपका खाली डेटा जा रहा है वहां पे। लेकिन जो वहां पे ओनर बैठा है, व्हाट्सएप का ओनर बैठा है, फेसबुक का ओनर बैठा है, वहां पे उसको रेवेन्यू जनरेट होके मिल रहा है, मतलब उसको पैसा मिल रहा है एक तरीके से। तो जो जो एप्लीकेशन ऐसे है मार्केट में अवेलेबल कि जिसके ट्रांजैक्शन की वजह से एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, अमाउंट जनरेट हो रही है, ये एप्लीकेशन, ये सर्विसेज इज नथिंग बट योर ट्रांजैक्शनल एप्लीकेशन, ट्रांजैक्शनल सर्विसेज। Amazon का सिंपल एग्जांपल ले लो। Amazon में आप लोग क्या करते हो वन बाय वन, कि Amazon में आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद कुछ तो आपने सर्च किया कि मुझे मोबाइल चाहिए, मोबाइल चलने के बाद वो मोबाइल आपने ऐड टू कार्ट कर लिया, ऐड टू कार्ट करने के बाद आपने परचेस किया, एड्रेस फिल किया, बिल किया, डल किया, सब डन कर दिया। फिर आपने, एक तो इसमें तो और है, इसमें आपके भी पैसे जाने वाले हैं। जब आप जनरेट करोगे, जब आपको कुछ ऑर्डर प्लेस करोगे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपके पैसे जाने हैं, लेकिन वो पैसे किसके लिए जाने वाले हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जाने वाला है। सपोज वो एक प्रोडक्ट Amazon पे अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ी ना Amazon वाले आपको बोलते हैं कि मैं नहीं दूंगा करके। वो क्या करते हैं, उनके पास कुछ तो डीलर्स रहते हैं, डीलर के पास जितने जितने अवेलेबल है उससे वो एबिलिटी क्रिएट कर देते हैं और आपके पास वो मूव कर देते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि Amazon है मतलब सारे के सारे आइटम Amazon के पास चाहिए चाहिए, डीलर्स होते हैं बहुत सारे। तो अगर कुछ नहीं है आइटम उनके पास अवेलेबल, तो उन्होंने इतने सारे डीलर के साथ कांटेक्ट करके रखा है कि मैंने सपोज एक फॉर एग्जांपल पेन ऑर्डर किया, पेन Amazon वाले पेन अगर सपोज प्रोवाइड नहीं करते, तो उनके पास डीलर है पेन के लिए। तो डायरेक्टली जब आप ऑर्डर किसके लिए जनरेट कर रहे हो, ऑब्वियसली Amazon पे जनरेट कर रहे हो, थोड़ी ना उस डीलर के पास जाके मांग रहे हो पेन। आपने क्या किया, Amazon पे लॉगिन किया और Amazon पे ही आपने वो पेन परचेस किया। लेकिन Amazon को पता है ना कि Amazon वो डीलर के पास से पेन लेने वाला है। तो आपने ये जो अमाउंट पे किए, सपोज एक 10 रुपीज अमाउंट पे किए, उसमें से 8 रुपीज अमाउंट ही वो डीलर के पास जाने वाले, 2 रुपीज अमाउंट Amazon के पास रहने वाली, थोड़ी ना वो फुकट करके बैठेंगे कि आप डायरेक्टली दे दो मेरा काम हो गया करके, जनरेट हो गया करके। मतलब क्या, कि भले ही आप Amazon का एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, लेकिन जो पेन है वो डीलर का यूज कर रहे हो, लेकिन रेवेन्यू जब जनरेट होगा तो Amazon वाले को भी हो गया और उस डीलर को भी हो गया। मतलब जिस ट्रांजैक्शन में, एक सिंपल लैंग्वेज, जिस ट्रांजैक्शन में पैसा मिल रहा है, दैट इज नथिंग बट योर ट्रांजैक्शनल डेटाबेस। विदाउट तो पैसा कोई नहीं करना है। ये आपका जो पबजी वगैरह है, पबजी आप खेलते हो, डाउनलोड करते हो, अलग अलग उसको बहुत सारे प्लेयर्स रहते हैं उसमें, कुछ तो नेमिंग करते हो उसको, जो कुछ करते हो,
वो पबजी को आपका, हाँ किसी को तो उसकी रिगार्डिंग पैसे मिल रहे हैं, जिसका वो ओनर है उसको पैसे मिले इसलिए तो वहां पे बैठा है डायरेक्टली। नहीं तो आप फुकट खेल रहे हो तो उसको भी फुकट ही, उसको कुछ भी कमीशन नहीं मिल रहा, कुछ भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, तो वो क्यों उसका एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पे है वो कंटिन्यू करेगा? ऑब्वियसली उसको कुछ तो रेवेन्यू जनरेट होके मिल रहा है। तो जिस एप्लीकेशन पे, व्हाट्सएप ले लो, आप बोलोगे व्हाट्सएप पे तो ना हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं ना कि कुछ करते हैं, लेकिन सबसे जो ट्रांजैक्शन बड़ा करते हो वो व्हाट्सएप पे करते हो, दैट इज नथिंग बट योर डेटा ट्रांजैक्शन। सबसे जो, भले यहाँ पे आप कुछ अमाउंट, अभी तो ठीक है व्हाट्सएप पे आ गया सब कुछ आ गया, लेकिन पहले सबसे पहले जब व्हाट्सएप पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी मतलब सिंपल आप लोग खाली मैसेज कर सकते हो, तब तो ना डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते थे ना वीडियो शेयर कर सकते थे। खाली जब से पहले ये मार्केट में आ गया तब क्या था, सिंपल मैसेज शेयर कर सकते थे, बाकी कुछ नहीं। तब तो कुछ तो अमाउंट भी थी शायद, कि फर्स्ट ईयर को कुछ तो ये अमाउंट, अगर वो एक ईयर कंप्लीट हो गया तो कुछ अमाउंट, बाद में वो भी बंद हो गया। क्यों बंद करिए, क्या किया व्हाट्सएप ने ये, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में एक एक एप्लीकेशन ऐसे क्रिएट हो रहे थे जिसमें आप ऑलरेडी चैटिंग कर सकते थे कुछ भी। ये फेसबुक ले लो, फेसबुक पे भी आप चैटिंग कर सकते हो। तो आप बोलोगे अगर मैं फेसबुक पे किसी के साथ चैटिंग कर रही हूँ तो मैं क्यों व्हाट्सएप के लिए खाली चैट कर यूज करूँ, वो भी मुझे एक साल के बाद कुछ तो पे करना है, तो फेसबुक तो मुझे फोकट में दे रहा है। तो इसलिए व्हाट्सएप ने भी वो सब कुछ बंद कर दिया कि एक साल के बाद कुछ तो ये करो वो करो करके डायरेक्टली आपको फ्री में अवेलेबल करके देता हो करके। लेकिन वहां पे ना ट्रांजैक्शन कर किया आपने, नहीं किया। आपने जो सबसे मेन ट्रांजैक्शन है डेटा ट्रांजैक्शन, वो यहाँ पे परचेस किया, वो यहाँ पे ऑर्डर किया। तो इनके लिए भी इनके सबके साथ टैप रहते हैं कि डेटा है तो डेटा आप ऑब्वियसली किसी का तो यूज करोगे, एयरटेल का करो, जियो का करो, किसी का भी यूज करो, सबके साथ टैप रहेंगे। विदाउट ये टैप, विदाउट ये डीलरशिप कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये जो बहुत सारे के मार्केट में जो अवेलेबल बहुत सारी कंपनीज है, बड़े बड़े कंपनीज है, वो खुद के मतलब खुद के इसमें तो खड़ी है ऑब्वियसली। उनका उनका जो खुद का जो एक पोटेंशियल है वो तो उन्होंने लगा दिया है, लेकिन बाकी जो उसके रिलेटेड को रिलेटेड कंपनी है तो उनको सबके साथ टाइप करना रहता है, सबके साथ। बिकॉज तब तभी तो वो आगे जाएंगे। अब सपोज मान लो कि कौन से भी डेटा कंपनी के साथ, एयरटेल कंपनी के साथ लग लो, जियो कंपनी के साथ उन्होंने टाइप नहीं किया, तो फिर क्या मिलेगा उनको? अभी तो ठीक है, आप अभी के लिए सब कुछ आप कर सकते हो व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, इमेजेस शेयर कर सकते हो, डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो, कुछ भी शेयर कर सकते हो अभी के लिए। तो ठीक है, अभी तो कुछ तो एक बड़ा ट्रांजेक्शन हो रहा है, व्हाट्सएप पे यूज कर सकते हो। तो जहां जहां पे सिंपल वे, जहां पे पैसा मिल रहा है, दैट इज नथिंग बट योर ट्रांजैक्शन। ठीक है। और जो सेकेंड है एनालिटिकल, एनालिटिकल मतलब क्या, वहां पे आप लोग एनालिसिस करते हो, सिंपल एनालिसिस कर रहे हो। एनालिसिस मतलब क्या, एक आपको सिंपल मोबाइल परचेस करना है, आप लोग थोड़ी ना ऐसे करते हो कि आपने सोच लिया कि हाँ मैंने ये मुझे एक वन प्लस का मोबाइल लेना है, तो आपने क्या किया, डायरेक्टली अमेजोन पे गया, वन प्लस सर्च किया, बहुत सारा ऑपरेशन आ गया, हाँ मुझे ये अच्छा लगा, डायरेक्टली डन कर दिया। कोई नहीं करेगा, जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो भी नहीं करेगा। ऑब्वियसली वो बहुत कुछ सर्च करेगा कि हाँ मुझे ये कैसे रैम दे रहा है, कैसे मेमोरी दे रहा है, उसका स्पीड क्या है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज है, उसकी बैटरी बैकअप क्या है, सब सब कुछ आप लोग एनालिसिस करोगे, तब जाके आप फाइनलाइज करोगे। और मैं ऑर्डिनरी नहीं बोल रही, सबके साथ यही होता है। पेन ड्राइव सिंपल ले लो, पेन सिंपल ले लो, मार्केट में जाके आप जब पेन भी लेते हो ना दुकान से, तो आप लोग क्या करते हो, पहले वो लिख के लेते हो, क्यों? कि वो एटलीस्ट आपको जो आपकी जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर रहा है क्या नहीं कर रहा है करके। विदाउट कभी नहीं होगा, देखो सिंपल पेन है, लेकिन फिर भी वो आपको परचेस करते समय लिख के ही लेते हो। मतलब क्या करते हो, उस पेन रिलेटेड आप एनालिसिस कर रहे हो कि आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है नहीं हो रही। दैट इज नथिंग बट योर एनालिसिस, एनालिटिकल सिस्टम, जहां पे आप लोग एनालिसिस करते हो। फिर जब आपने एनालिसिस कर दिया, वो मोबाइल पे हो, कौन से भी रिक्वायर इसमें हो, एक पर्टिकुलर पेन के लिए हो, पेंसिल के लिए, चेयर के लिए, कुछ भी हो, आपने एनालिसिस कर दिया। लेकिन एनालिसिस करने के बाद उसको रिपोर्ट तो जनरेट होना चाहिए। डायरेक्टली थोड़ी ना ऐसा होगा कि आपने एनालिसिस कर दिया और आपके दिमाग में रह गया, हाँ ये मैंने एनालिसिस कर दिया हो गया मेरा रिपोर्ट, कुछ भी जनरेट करने की जरूरत नहीं, सब मेरे दिमाग में है करके। ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा, कोई मतलब कोई नहीं बोलेगा।
तो जब ये एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है तो उसका एक रिपोर्ट जनरेट होके आता है कि उस रिपोर्ट में सब कुछ मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल आपका अमेजोन का ले लो। जब अमेजोन क्या करता है कि सपोज ईयर रहता है और प्रोडक्ट रहता है, ये मैं सिंपल बता रही हूँ खाली। एक 2009, 10, 11, 12, 13, 14 अप टू 22, ये उसका ईयर वाइज प्रोडक्ट्स है कि 2009 में कुछ तो मेरे 100 प्रोडक्ट सेल होते, यहाँ पे 120 हो गए, यहाँ पे कुछ तो 160 हो गए, यहाँ पे कुछ तो लॉकडाउन था तो डायरेक्टली 400 हो गए। तो उसने क्या किया, एनालिसिस करके उसकी एक रिपोर्ट जनरेट करके दी है कि ये ईयर वाइज मेरा ये प्रोडक्ट का डेटा है कि कौन से ईयर में कितने प्रोडक्ट परचेस हो गए। दैट इज नथिंग बट यूर एनालिटिकल रिपोर्ट। रिपोर्ट मतलब क्या होता है, यही तो होता है ना। और क्या होता है, डायरेक्टली तो एक वर्ड टू वर्ड एक ऐसे लिखते हो, उस टाइप का रिपोर्ट तो नहीं लिख सकते। कौन पढ़ेगा वो रिपोर्ट, कोई नहीं पढ़ेगा, किसी को समझ में भी नहीं आएगा अगर आपने ऐसे टाइप कुछ रिपोर्ट लिखा तो। सिंपल वे, जब आप लोग सिंपल, अगर आपने कोरोना ओपन किया डायरेक्टली, अगर गूगल पे भी आपने सर्च किया ना कि कोरोना केसेस वगैरह सर्च किया, तब डायरेक्टली फर्स्ट क्या आ जाता है देखा आपने कि डायरेक्टली एक ग्राफ आ जाता है। देखो वो ग्राफ क्या मतलब, कुछ भी सर्च करो उसके रिलेटेड, पहले आपको वो ग्राफ दिख जाता है। वो ग्राफ क्या टेल करता है कि डे वाइज ले लो, नहीं तो वीक वाइज ले लो, कितने कितने पेशेंट है, कितने ठीक हो गए, उसके ग्राफ वाइज आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। वो क्यों देता है, आप जब डायरेक्टली गूगल पे कुछ तो ओपन करोगे तो एड एज ए एंड यूजर आपको थोड़ी ना उस रिपोर्ट के आप अंदर क्या यूज किया वो आपको पता है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन सपोज मैं एक नॉन टेक्निकल पर्सन हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है टेक्निकल रिलेटेड, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मुझे जस्ट क्यूरियोसिटी थी अरे क्या चल रहा है मार्केट में वो तो देखेंगे करके। तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली ओपन कर दिया कि आज के कोरोना के पेशेंट कितने, मैंने ओपन कर दिया। जब मैंने ओपन कर दिया तो डायरेक्टली मुझे एक ग्राफ मिल गया, उस ग्राफ में सब कुछ मेंशन है कि आज ये डे है, इतने इतने पेशेंट है, कल कल इतने इतने पेशेंट है, इतने इतने वैक्सीनेशन हो गए। एज ए एंड यूजर ग्राफ देख के ही मुझे पता चल गया कि कितना पीक टाइम था, कितना लो टाइम था। मुझे कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं। दैट इज नथिंग बट योर रिपोर्ट। रिपोर्ट मतलब और क्या होता है, वही तो होता है। नहीं तो आपका ये शेयर मार्केट का होता है, ये शेयर मार्केट का जब डेली जो अप एंड डाउन होता है वो क्या होते हैं, वही तो होते हैं। थोड़ी ना आप कोई तो ऐसे लिखोगे उस रिपोर्ट का और हर कोई वो ऐसे रोज पढ़ेगा हाँ मेरे शेयर बढ़ गए क्या कम हो गया करके। थोड़ी किसी किसको टाइम है, और जो ये शेयर मार्केट में करता है उसको तो टाइम ही नहीं होगा ये सब चेक करने के लिए। एक सिंपल रिपोर्ट देखो, हाँ शेयर पिक हो गए, लो हो गए, लो हो गए। कोई नहीं पढ़ते बैठेगा कि अमाउंट में कि हाँ इतने अमाउंट का डेटा था, इतने अमाउंट वो लूज हो गए, कोई नहीं वो ऐसे टाइप पढ़ के बैठेगा। दैट इज नथिंग बट योर रिपोर्ट। तो रिपोर्ट कैसे जनरेट होगी, जब एनालिसिस करोगे तब जाके रिपोर्ट जनरेट होगी। ऑब्वियसली उसके लिए अलग टीम होती है कंपनी में। कभी ऐसा नहीं होता कि डेवलपर ने जाके एनालिसिस कर दिया, टेस्टर ने जाके एनालिसिस कर दिया, नो। कोई नहीं, आपका जो एक प्रोसेस है ना, बीए, आर्किटेक्चर, डेवलपर, टेस्टर, ये कोई भी एनालिसिस नहीं करता। उसके लिए कुछ अलग टीम होती है, वो एनालिसिस करेगा कि कितने आपके प्रोडक्ट परचेस हो गए, कितने दिन में, कितना उसको क्या बोलते हैं, मतलब नुकसान अगर कुछ हो गया तो कितना रुपीज, कितने रुपीज का हो गया, कुछ फायदा हो गया तो कितने रुपीज का हो गया। सब सब कुछ वो पहले एनालिसिस करोगे और फिर वो रिपोर्ट जनरेट करोगे। दैट इज नथिंग बट यूर रिपोर्टिंग। तो जब आप लोग एक टोटल टोटल कंप्लीट फ्लो करते हो डेटा का, तो कैसे फ्लो होता है, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन है आपका, सपोज फ्लिपकार्ट ले लो, अमेजोन ले लो, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन है, मतलब आपका यूआई है फॉर एग्जाम्पल। फिर आपने क्या किया, आपका यूआई यहाँ पे डेटाबेस में गया। अब मैं अगर बोल दूं कि डेटाबेस नथिंग इज नथिंग बट योर ट्रांजैक्शनल सिस्टम। क्यों ट्रांजैक्शनल सिस्टम है, कि कोई भी यहाँ पे आपको
यहाँ पे आप लोग कुछ भी देखो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, क्रिएट ऑपरेशन हो, रीड ऑपरेशन हो, राइट ऑपरेशन हो, बाद में अपडेट ऑपरेशन हो, अल्टर ऑपरेशन, डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट, जो कुछ ऑपरेशन आपको करना है आप यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हो। डेफिनेटली आपके पास टेबल्स है, आपके पास एसक्यूएल क्वेरीज है, जस्ट वो लॉग इन करो, एसक्यूएल क्वेरी रन करो, एग्जीक्यूट करो, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। फिर आपका ये डेटा गया डेटा वेयरहाउस में, कैसे गया हम लोग वही देखेंगे बाद में। आपका डेटा गया डेटा वेयरहाउस, मैं यहाँ पे बोलती हूँ ये जो आपका डेटा वेयरहाउस है दैट इज नथिंग बट योर एनालिटिकल सिस्टम। क्यों एनालिटिकल सिस्टम? क्योंकि ये जो डेटा यहाँ से यहाँ आया है वो कुछ तो एक ऑपरेशन करके आ रहा है, एक ट्रांसफर लॉजिक, मतलब जो ईटीएल मैंने बोला, डायरेक्टली तो यहाँ का डेटा यहाँ नहीं आएगा, जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करने वाले हो दैट इज नथिंग बट योर ईटीएल। जब ईटीएल ऑपरेशन परफॉर्म हो गया तो आपका डेटा यहाँ पे डेटा वेयरहाउस में आ गया। एक सिंपल वे अभी के लिए मान लो जो आपने यहाँ पे डेटा है वो आपका डेटा भी सॉर्टेड ऑर्डर में है, एक क्लीन है, बोल सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा डेटा था, आपको जितना रिक्वायर्ड डेटा है खाली उतना डेटा आपने यहाँ पे लाया है। अभी के लिए अगर नहीं समझ में आया कि ये ट्रांजैक्शनल क्यों है, एनालिटिकल क्यों है, छोड़ दो, मैं फिर से बाद में जब आपका एग्जाम्पल एक्चुअल एग्जाम्पल आ जाएगा ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो कि आपका ट्रांजैक्शनल डेटाबेस मतलब आपका ओरिजिनल जो डेटाबेस है वो, और आपका एनालिटिकल डेटाबेस मतलब आपका डेटा वेयरहाउस। और जब ये हो जाएगा डेटा वेयरहाउस का काम आपका हो गया कि डेटा वेयरहाउस में आपका डेटा आ गया, आपने टेस्टिंग कर लिया, इसी डेटा का आप क्या करोगे, एक रिपोर्ट क्रिएट करोगे। कौन से डेटा का? जो डेटा डेटा वेयरहाउस में है सेम उसी डेटा का। यहां से भी रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो फ्रॉम डेटाबेस आल्सो। ठीक है, आपका ये जो डेटाबेस है ना यहाँ से भी आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, फॉर श्योर जनरेट करोगे। खाली क्या होगा, आपको एनालिसिस करने के लिए बहुत सारा डेटा होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यहाँ पे जो आपका डेटा है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। तो आप यहाँ पे ऑलरेडी अगर आपके पास डेटा है तो ऑब्वियसली आप लोग एनालिसिस कर सकते हो, एनालिसिस करके रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। डेटा है तो एनालिसिस तो डेफिनेटली होगा, बट यहाँ पे जो एनालिसिस करने के लिए डेटा है वो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। तो आपको जो टाइम रिक्वायर्ड है ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा, जो आपके एफर्ट्स लग रहे हैं वो ऑब्वियसली आपके एफर्ट ज्यादा लग रहे हैं। उससे अच्छा कि कोई स्पेसिफिक डेटा जो मैंने डेटा वगैरह उसमें मूव कर दिया उस रिलेटेड में एनालिसिस करती हूँ, वो मुझे इजी जाएगा। यहाँ पे सपोज मेरे पास एक 100 अलग अलग कॉलम्स है, यहाँ पे खाली मेरे पास एक 20 कॉलम्स है, तो 20 कॉलम से रिपोर्ट जनरेट करना इट्स इजी ना, इट्स बेटर। तो मैंने क्या किया, उस 20 कॉलम के रिगार्डिंग, उस 20 डेटा के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट जनरेट कर दिया। उस रिपोर्ट में सब कुछ मेंशन है कि क्या डेटा है, कुछ डेटा है, जो कुछ उस टेबल रिलेटेड है सब कुछ वहां पे मेंशन है। यहाँ से वहां डेटा मतलब देखो, यूआई से डेटा कहाँ जा रहा है, डेटाबेस में जा रहा है, डेटाबेस से डेटा कहाँ जा रहा है, डेटा वेयरहाउस में जा रहा है। डेटा वेयरहाउस से यहाँ पे डेटा माइग्रेट नहीं हो रहा है। जब आपका डेटा डेटा वेयरहाउस में आ गया उसकी जर्नी खत्म हो गई, अब डेटा कहीं नहीं जाएगा, अब डेटा यही रहने वाला है, इसीलिए तो लोड किया ना आपने इसको। आप क्या कर रहे हो, खाली यहाँ पे ही आप लोग कुछ तो एनालिसिस कर रहे हो और एक रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो। लेकिन डेटा वेयरहाउस से कभी भी डेटा कहाँ पे भी नहीं जाता। जैसे कि आपका डेटा यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, सपोज आप बोलोगे कि डेटा बेस से डेटा डेटा वेयरहाउस में गया, लेकिन वो कभी भी कट पेस्ट नहीं होता। कट पेस्ट मतलब एक नॉन टेक्निकल बता रही हूँ मैं, कट पेस्ट मतलब सपोज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अमेजोन, सपोज यहाँ पे जो डेटा है वो अमेजोन नाम के टेबल में है, और यहाँ पे जो डेटा है वो सपोज एक ऑर्डर के टेबल पे। आपने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अमेजोन वेयर ऑर्डर नंबर इज इक्वल टू दिस, आपका डेटा मिल गया आपको। फिर आपने क्या किया, मतलब एज ए डेवलपर ने क्या किया, कुछ तो ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, आपका डेटा डेटा वेयरहाउस में गया। आपने यहाँ पे किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर, जो कुछ आपकी कंडीशन है वेयर क्लॉज की वो चेक कर लिया।
मतलब क्या कि आपका डेटा अमेजोन टेबल का ऑर्डर टेबल में गया, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जब आपका डेटा ऑर्डर टेबल में गया तब अमेजोन से डेटा डिलीट हो जाएगा। नो, का तो खुद का डेटा रहना ही चाहिए ना ट्रांजैक्शनल डेटाबेस का। ऐसे कैसे हो कि चलेगा कि डायरेक्टली आपने यहाँ से वहां डेटा मूव कर दिया मतलब यहाँ का डेटा डिलीट हो गया। नो, खाली आपने यहाँ से डेटा यहाँ पे कॉपी कर दिया। वी कैन से नॉन टेक्निकल बोल रही हूँ, कॉपी कट ये इट्स नॉट ए करेक्ट वर्ड, तो आपको समझ में आना चाहिए इसलिए मैं बोल रही हूँ। आपने क्या किया, यहाँ से डेटा यहाँ कॉपी कर दिया, इसलिए आपके अमेजोन टेबल में जो ओरिजिनल डेटा है वैसे रहेगा। क्यों रहेगा आप लोग बोलोगे फिर फायदा ही क्या हुआ? ठीक है, अगर मेरा डेटा ऑलरेडी ऑर्डर टेबल में जा चुका है तो उसका फायदा क्या हुआ कि अमेजोन टेबल में डेटा है। सपोज 2 दिन के बाद मुझे डेटा वेयरहाउस में अमेजोन से कुछ अलग डेटा माइग्रेट करना है फ्रॉम यहाँ टू वहां, इसका कुछ टेबल है परचेस करके, तो आपको डेटा तो रिक्वायर्ड होगा ना अमेजोन टेबल में। ऐसा नहीं है कि एक ही बार आपने ऑपरेशन कर दिया मतलब आप फिर से उस टेबल पे ऑपरेशन नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कर सकते हो। तो इसलिए जब आपका डेटा डेटाबेस से ट्रांजैक्शनल डेटाबेस से एनालिटिकल डेटाबेस में जाएगा वो कभी कट पेस्ट नहीं होगा, उसका ओरिजिनल डेटा वही रहेगा। लेकिन डेटा माइग्रेट जरूर होगा यहाँ से वहां, पहले यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा। लेकिन जब आपका डेटा डेटा वेयरहाउस में आ गया तब वो कभी भी कहाँ पे भी माइग्रेट नहीं होगा। यहाँ से आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे एनालिसिस की जो टीम रहती है, एनालिटिकल जो टीम रहती है वो क्या करेगी, एनालिसिस करेगी, रिपोर्ट जनरेट करेगी। दैट इज नथिंग बट योर दिस रिपोर्ट। ये जो बीआई रिपोर्टिंग होता है, पावर बीआई टैबल्यू, वो क्या रहता है, यही तो होता है। मतलब ये क्या हो गया, आपकी एक कंप्लीट प्रोसेस हो गई फ्रॉम यूआई टू डेटाबेस। डेटाबेस मतलब आपका ट्रांजैक्शनल डेटाबेस, फ्रॉम ट्रांजैक्शनल डेटाबेस टू योर डेटा वेयरहाउस। तो डेटा वेयरहाउस में डेटा डालने के लिए जो ऑपरे मतलब एक वे आपने यूज किया दैट इज नथिंग बट योर ईटीएल। तो आपका डेटा डेटा वेयरहाउस में आ गया, और जब आपका डेटा डेटा वेयरहाउस में आ गया तब एनालिसिस कर दिया, एनालिसिस कर दिया, एनालिसिस का रिपोर्ट जनरेट होकर आपको मिल गया। ये एक कंप्लीट प्रोसेस रहेगी किसी भी चीज के लिए। आजकल हर एक इसमें डेटा वेयरहाउस यूज होता है। मतलब डेटाबेस ओरिजिनल जो डेटाबेस था आरडीबी में जो आप लोग यूज कर रहे हैं वो तो पहले से आजकल सारे इसमें यूज ही हो रहा है। हॉस्पिटल में देखो, कहाँ पे भी देखो, एक सिंपल रेलवे प्लेटफॉर्म का भी कुछ ये होगा तो उसके डेटाबेस में ऑलरेडी सब कुछ सेव होता है। देखो आप लोग खाली क्या करते हो, एक रेलवे जो बुक करते हो ना उसका एक सिंपल एग्जांपल ले लो। आईआरसीटीसी से आप लोग बुक करते हो, जब आप लोग वो एप्लीकेशन ओपन करते हो आप लोग क्या देखते हो कि मुझे यहाँ से वहां जाना है, तो आपने वो स्टार्ट स्टेशन जो है स्टार्टिंग स्टेशन वो आपने सिलेक्ट कर दिया, पिक कर दिया, बाद में आपने एंडिंग का कर दिया, और आपको एक लिस्ट आ जाती कि यहाँ से वहां जाने के लिए कितनी ट्रेन अवेलेबल है। ये कहाँ पे सेव है, ऑलरेडी ये डेटा आपके डेटाबेस में उसके डेटाबेस में सेव है, इसलिए वो तो आपको मिल रहा है, डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा। आपका डेटा कहाँ तो डेटाबेस में सेव है इसलिए वो आपको डिस्प्ले होके मिल रहा है। मतलब आजकल जो कोई एप्लीकेशन ये सब यूज कर रहा है वो डेटाबेस यूज कर रहा है, वो डेटा वेयरहाउस यूज कर रहा है। आप बोलोगे कि अगर मैंने यूआई पे डाल दिया कि मुझे मोबाइल परचेस करना है, बाद में मैंने ये एड्रेस डाल दिया कि मुझे पुणे में चाहिए, मेरा ऑर्डर आईडी जनरेट हो गया। आप बोलोगे इतनी सिंपल जो चीज है कि मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे ये लोकेशन चाहिए, मैंने 1000 का बिल किया है, वो क्यों चेंज होगा डेटाबेस में जाके? ऑब्वियसली मुझे मोबाइल ही दिखेगा, मुझे पुणे ही दिखेगा, मुझे 10,000 ही दिखेगा। आप बोलोगे ऐसा थोड़ी ना होगा कि मैंने कुछ अलग यहाँ पे 10,000 किया और डेटाबेस में 20,000 डिस्प्ले करके आ गया, ऐसा तो नहीं होगा करके। तो अब क्या टेस्ट करना है आपको? लेकिन ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता। आप बोलोगे मतलब कैसे? तो ये जो डेटा है, डेटा मतलब क्या आपका, ऑब्वियसली डिजिटल डेटा है ना, कोई आपका एक आप पेन पेपर पे लिख रहे हो इस टाइप का डेटा है आपका, ये डिजिटल डेटा है। और डिजिटल डेटा का इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है कि वो कहाँ पे भी लीक हो सकता है, कहाँ पे भी लीक हो सकता है। सिंपल आप पेन ड्राइव का एग्जाम्पल ले लो। आपने क्या किया, आप एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप पे कुछ तो फाइल कॉपी कर रहे हो, मतलब आपको फाइल ट्रांसफर करनी है। आपने क्या किया, फर्स्ट लैपटॉप पे पेन ड्राइव एक्सेस कर दिया, और पेन ड्राइव एक्सेस करने के बाद सपोज एक 1000 फाइल है
वो 1000 फाइल्स आपने उस पेन ड्राइव पे लोड कर, ठीक है। पेन ड्राइव रिमूव कर दिया, पेन ड्राइव अपने सेकेंड लैपटॉप पे लगा दिया। आपने देखा रहे यहाँ पे 800 ही फाइल कॉपी करके आ, कैसे? आपने तो 100 के 100 कॉपी कर दिए थे, लेकिन जब आपने सेकेंड लैपटॉप पे आपका पेन ड्राइव कनेक्ट किया तो 800 ही फाइल आपको शो होगी। कितनी बार होता है देखो, ये कॉमन चीज, कॉमन है ये, बहुत मतलब बहुत कॉमन है। क्यों हो गया? आप बोलोगे मैंने तो 100 सेव किया था, 100 के 100, 1000 के 1000 मैंने सिलेक्ट किया था, फिर कैसे हो गया? क्योंकि ये डिजिटल डेटा है, उसको कब मतलब क्या बोलते हैं ना हम लोग, एक मूडी टाइप बोलते हैं ना कि कुछ भी हो सकता है इसके साथ। उसको नहीं जाना है तो नहीं जाएगा, आप क्यों भी नहीं पूछ सकते, उसको नहीं जाना है तो नहीं। ये इसका इन्वायरमेंट है, उसका नेचर ही ऐसा है। ये डिजिटल डेटा कहाँ पे भी लीक हो सकता है, कहाँ पे भी। सिंपल आप कॉल करते हो, किसी को कॉल करते हो, वो जो आप क्रॉस कनेक्शन हो जाता है, क्यों क्रॉस कनेक्शन हो जाता है? उसका इन्वायरमेंट चेंज हो गया, उसका मूड चेंज हो गया, इसलिए क्रॉस कनेक्शन हो गया। मतलब मैं एक नॉन टेक्निकल जस्ट बता रही हूँ। आप कॉल, आपने कॉल किसी को आपने कॉल किया, ठीक है, कॉल लग गया, सब हो गया, मतलब आपका एक बिल जनरेट हो गया। सपोज आपने किसी को कॉल किया, वो स्विच ऑफ लगा, एक बिल नहीं जनरेट हो गया। लेकिन सपोज मान के चलो कि मैंने आपको कॉल लगा दिया, कॉल भी लगा, लेकिन वो कॉल क्रॉस कनेक्शन हो गया। फिर किसको मतलब किसको नुकसान हो गया? मेरा कॉल भी जनरेट हो गया, इसको मुझे बिल मिल गया, लेकिन मुझे जो रिक्वायर्ड कॉल था वो किसी को तो मिली नहीं। मतलब मेरी जो एक कंडीशन थी, मेरी जो रिक्वायरमेंट थी, वो तो फुलफिल हुई नहीं ना, कि मुझे आपको कॉल करना था, मुझे कॉल करना था अमित को, कॉल लग गया अमन को, तो लेकिन मेरा अमाउंट तो डिडक्ट हो गया ना ऑब्वियसली, क्योंकि कॉल जनरेट हो गया। ये क्या हो गया? ये मिसमैच हो गया ना। सपोज अगर आपने आपको वो बिल जनरेट करके आ गया, देखो कितनी बार ऐसे होता है कि जब मतलब अभी तो ठीक है, अभी इतने वो लैंडलाइंस वगैरह यूज नहीं ये होते, लेकिन जब पूरा मतलब यूज होते थे लैंडलाइंस वगैरह, तब उसके एक हार्ड कॉपी आ जाती थी, देखो ये बिल में। तब कितनी बार ऐसा होता था, बहुत बार, मतलब ये होता था कि उस टाइम पे आपने बात ही नहीं की होती। नहीं तो आपके अभी मोबाइल का ही ले लो, आप अगर पोस्टपेड वगैरह यूज कर रहे हो ना, तो कभी मतलब ऐसा होता है कि 10 दिन मोबाइल बंद भी था, लेकिन ये ढेर सारा आपको बिल जनरेट करके आ, ये क्यों आ जाता है? डायरेक्टली तो ऐसे किसी के मूड के ऊपर डिपेंड नहीं होगा कि हाँ बाबा मैं इसको बिल ज्यादा जनरेट करके दूं, नो। जब वो रिपोर्ट निकालेंगे तो उसमें रिपोर्ट में जो बिल होगा ऑब्वियसली वही बिल आपको जो दे देंगे वो। लेकिन वो जो डेटा है ना, वो आपका डिजिटल डेटा है, वो कभी भी फ्लिप हो सकता है, कभी भी, उसको जब मन चाहे वो फ्लिप होगा, इसीलिए तो आपको टेस्टिंग करना है। हाँ, इसीलिए तो जब डेटा डेटा वेयरहाउस में जाता है वो कभी भी फ्लिप नहीं होगा। इसीलिए तो मैंने बोला कि जब आपका डेटा डेटा वेयरहाउस में आ रहा है, वो कहाँ पे भी मूव होता नहीं है। फिर आप बोल सकते हो कि मेरा क्रॉस कनेक्शन नहीं लगेगा, अगर लग गया तो मुझे बिल नहीं चाहिए बाबा, क्योंकि अभी मेरा डेटा सब सॉर्टेड में है। इसीलिए तो आपने डेटा वेयरहाउस अभी यूज किया है, क्योंकि डेटाबेस में इतने सारे डेटा है, कहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां घूम रहा है करके, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ तो सॉर्टेड ऑर्डर में क्लीन डेटा चाहिए। इसीलिए आपने क्या यूज किया? डेटा वेयरहाउस यूज किया। एक सिंपल समझ में आया कि व्हाट इज मीन बाय डेटा वेयरहाउस? Yes. Yes, ma'am. एसक्यूएल देखो, एसक्यूएल एक प्रैक्टिकल था, ठीक है, आप लोग मेरे साथ टेबल क्रिएट कर रहे थे, कुछ तो कर रहे थे, इसलिए नींद नहीं आ रही थी। ये मोस्ट ऑफ द सब टेक्निकल जो है वो थेरोटिकल पार्ट है, तो सुनते सुनते नींद भी आ गई तो सो मत जाना। मैम ये ETL टेस्टर और ये डेटाबेस टेस्टर क्या सेम मतलब होते हैं, सेम प्रोफाइल के होते हैं? आप ही होगे, एज ए डेटाबेस टेस्टर भी आप, और एज ए ETL टेस्टर भी आप। कोई क्यों रखेगा ना अगर किसी को एसक्यूएल क्वेरीज आ रही है, तो जो एसक्यूएल क्वेरीज आप डेटाबेस टेस्टर परफॉर्म कर रहे हो, सेम क्वेरीज आप ETL टेस्टर परफॉर्म करते हो। तो कोई जब आपकी ये ओपनिंग्स वगैरह होती है ना, तो एज ए ETL टेस्टर भी होती है, नहीं तो डेटाबेस टेस्टर भी होगी, तो भी उसको ETL का ही काम करना रहता है। यस मैम। मैम आपने अमेजोन का डेटाबेस का जो एग्जांपल बताया, तो इसमें हम अमेजोन से अगर कोई डेटा फेचिंग कर रहे हैं, तो इसमें डेटा वेयरहाउस कौन सा होगा? मतलब अमेजोन का होगा या फिर जो हमने जहाँ पर फेचिंग किया है वो होगा? अमेजोन मतलब ये अमेजोन बोल रहे हो कि टेबल ओनली? हाँ, टेबल मतलब अमेजोन से अगर हम डाटा फेच कर रहे हैं हमारे डेटा वेयरहाउस में,
तो यहाँ आपने कहा कि अमेजोन में भी डेटा रहेगा, यस, तो फिर डेटा वेयर हाउस वो वाला रहेगा या फिर अपना जहाँ पे हमने डेटा फिच किया है वो रहेगा? ये देखो ना, ये यहाँ पे जो मैंने ऑर्डर लिखा है यहाँ पे, ये आपके डेटा वेयर हाउस का टेबल है, यहाँ पे हाँ, आपका डेटा रहेगा। तो मैम वो डेटा तो अमेजोन में भी है ना? वो डेटा यहाँ पे है ना, लेकिन सारा का सारा डेटा यहाँ नहीं आया ना। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे 100 डेटा है, लेकिन यहाँ पे मुझे ओनली 20 डेटा रिक्वायर्ड है। तो मैंने क्या किया, हाँ उस लेकिन 100 डेटा पे कुछ तो ऑपरेशन परफॉर्म किया। और एक मैं सिंपल बता रही हूँ आपको, सेम इतने इजी कोई होता नहीं है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे जो अमेजोन का टेबल है, सेम आपके पास 4-5 टेबल है। अमेजोन का है, ऑर्डर का है, परचेस का है, डेट का है, ये अलग अलग टेबल है आपके पास। लेकिन मुझे डेटा एक ही टेबल में चाहिए, यहाँ पे डिस्प्ले करके। मुझे अलग अलग 5 टेबल नहीं चाहिए डेटा वेयरहाउस में। मतलब क्या कर रहे हो आप, कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक यूज कर रहे हो। हम्म, ये मैंने एक सिंपल मतलब बताया मैम कि यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे डेटा, एक टेबल है। मतलब डेटा वेयर हाउस बट ऑब्वियस अमेजोन वालों का ही रहेगा ना? हाँ, अमेजोन वालों का ही रहेगा ना। लेकिन ये डिपेंड्स होता है, कभी कभी एक जो स्मॉल स्केल कंपनीज होती है ना, वो क्या करती है, डेटा वेयरहाउस किसी और का भी परचेस कर सकती है। इट्स डिपेंड्स अपॉन स्टोरेज फैसिलिटी, क्योंकि स्टोरेज जितना रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से वो, मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना, वो डिसाइड करते हैं कि अगर मुझे डेटा वेयरहाउस चाहिए तो खुद का डेटा वेयरहाउस क्रिएट करे या किसी का तो परचेस करे करके। सिंपल, ये डेटा का छोड़ दो ना, एक गोदाम का ले लो ना, सपोज फॉर एग्जांपल। ये जो आप कुछ तो एक क्या बोलते हैं, सिंपल, आप कुछ सामान खरीदने दुकान में जाते हो, तो थोड़े में ऐसे होता है कि वो गोडाउन में बंदा बैठा और गोडाउन से डायरेक्टली आपको कुछ तो ये दे रहा है। उसका कुछ तो एक फ्रंट एंड में कुछ तो एक ये होता है, एक दुकान होता है, वहां पे बैठ के वो आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। और उसका जो गोडाउन है, दैट इज नथिंग बट योर डेटा वेयरहाउस, सिंपल वी कैन से। फिर वो गोडाउन पे बैठ के डायरेक्टली नहीं करेगा ना, जो आप उसको जो सेलिंग करना है वो आपको फ्रंट एंड में बैठ के जो सेल कर रहा है वो अलग बात है, और वो जो गोडाउन में उसका माल पड़ा है वो अलग बात है। समझ में आ रहा है ना? मैं एक एग्जांपल खाली दे रही हूँ आपको। मैम ये डेटा मार्ट क्या होता है? अब रुको थोड़ा, अभी तो जस्ट आज इंट्रोडक्शन दे दिया कि क्या है करके, एक वन बाय वन सब पढ़ेंगे। मैम ये ETL में मैम टूल आएगा क्या अभी? मतलब आगे आप टूल पढ़ाओगे ETL में कि कैसे फेचिंग वगैरह करते हैं? यस, ओके। मैम थोड़ा लेकिन इसमें एसक्यूएल का मैम टूल पूछना कौन सा होगा? 70% क्या इसमें वर्क? थियरी है, 30% प्रैक्टिकल है। हेलो मैम, मैम टूल कौन सा होगा? क्या? मुझे एसक्यूएल के बारे में पूछना था। एसक्यूएल के बारे में? हाँ, क्या? मतलब कुछ यूज कीवर्ड थे जैसे केस कीवर्ड के, यूज कीवर्ड और कास्ट कीवर्ड, तो उस वो आपने नहीं बताया हमें, तो वो ये बता सकती है क्या उसके बारे में? जो रिक्वायर्ड है आपके एजीपीएल सिस्टम में, उतना ही बताऊंगी ना आपको। आप थोड़ी ना अगर डेवलपर कर रहे जा रहे हो इतना सब कुछ पढ़ के। नहीं कोई बात नहीं मैम, लेकिन मतलब सर ने उस दिन पढ़ाया था तो उसने हाँ, उन्होंने मतलब यूज किया वहां थे। पे जो स्टोर प्रोसीजर है वो है, उसमें जितना रिक्वायर्ड है उतना ऑब्वियसली सर पढ़ाएंगे। हाँ, हेलो। उसमें जो रिक्वायर्ड है वो ऑब्वियसली सर पढ़ाएंगे। लेकिन एज ए टेस्टर जितना रिक्वायर्ड था आपको, वो मैंने उतना पढ़ा दिया था। एज ए टेस्टर आपको रिक्वायर्ड है। मैम ETL का ड्यूरेशन कितना रहने वाला है? एक कंप्लीट प्रोजेक्ट वगैरह खत्म होके 1 मंथ। हेलो मैम। मैम अभी आप एक्सेल शीट का यूज़ कर रहे हो पढ़ाने के लिए, तो मेरा एक क्वेश्चन था, एक्चुअल इंडस्ट्री में जब हम वर्क करते हैं तो एक्सेल का कितना हैंड्स ऑन होना चाहिए, मतलब कितना चाहिए नॉलेज?